तो फिर हंगामी मीटिंग बुलवाई गई। इसमें कमांडो अतलस पिता नारायण भाई निज़ा हाथों से निकला जा रहा है। मैरी में तब्दीली आ चुकी है, वो निज़ा के लम्स से आशना हो गई है। वो मेरे अंग लगता है तो मेरे शरीर पर चींटियाँ रेंगने लगती हैं। मैरी तो बिल्कुल यंग है, वो 18 साल से 4 माह कम है और मुझे पूरा यकीन है इन 4 माह में निज़ा उससे शादी कर लेगा तो वो कोर्ट में आने की पाबंद नहीं रहेगी। उसका एक ही हल है, उसे जहर देकर मार दिया जाए। निंदा जी ने कहा, तो तुम जाकर जहर दे आओ उसे। आपा राधेश्याम ने कहा, मुझे तो नफरत है उसके वजूद से। मैं डरती हूँ कि कहीं कोर्ट उसे मेरे बेटों को ना मार दे, इसलिए उसे मार देना ज़रूरी है। नंदा जी बोली, पर कैसे मारें उसे? ये तो है कि मैरी ना रही तो निज़ा के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। वतन नारायण बोले, विशाल सिक्योरिटी का एक मंझा हुआ लड़ाका एजेंट था। वतन नारायण उस पर बहुत एतबार करते थे। कमांडो अतलस उनका बहुत करीबी था। वो अपनी वाइफ देवी पर भी बहुत भरोसा करते थे। जय नारायण और विजय नारायण दोनों लालिका के देवर थे और सतनाम के भाई। माहिर लड़ाका और सिक्योरिटी का आहीनी हथियार माने जाते थे। दोनों जुड़वा थे। जय और विजय राधेश्याम से छोटे थे, किशन से भी चंद साल छोटे थे, बाल बच्चेदार थे और बेहद मंजे हुए थे। विशाल भी इन्हीं का रिश्तेदार था। सतनाम लोग कुल 7 भाई थे और ये देवी के मामे थे। देवी ने एक बड़ी नफरी तैयार कर ली और मित्रों, वो मंजे हुए लड़ाका जवानों को लेकर इंडिया से चली और बहरा अरब के एक जजीरे पर डेरे डाल लिए जहाँ वर्ल्ड टावर नस्ब था और जब मैरी को कॉल किया जाता तो टावर कैच करता था। मैरी और निज़ा घोड़ों पर सवार थे। निज़ा, मेरा मन एकदम बुझ गया है, ना जाने क्यों। मैरी परेशान सी हो गई। दोनों नीचे उतर आए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शायद तबीयत ठीक नहीं है, मैं तैयारा मंगवाता हूँ तो मैं तुम्हें हेडक्वार्टर छोड़ता हूँ। निज़ा ने कॉल करके 2 कैप्टन बुलवाए। वो घोड़े ले गए। निज़ा उसे ले आया, चाय के साथ गोली दे दी। सोना चाहती हो तो सो जाओ। मैरी सुस्त पड़ गई तो निज़ा कंबल डाल कर चला गया, मगर उसे चैन ना आया। घंटा गुजरा तो वो फिर देखने आया तो मेजर कमरे में थे। मैरी ठीक नहीं हो क्या? निज़ा बहुत घबरा गया। यासीन दम करके मुझे पिलाओ। निज़ा ने सूरह यासीन दम करके पानी पिलाया। मेजर भी परेशान थे। मैरी उठकर बैठी और मेजर के कंधे से लग गई। मेरा दिल बहुत बुझ रहा है डैड, 4 माह बाद मुझे कोर्ट भी जाना है। मैं भी कुछ बुरा होने वाला हो। नहीं नहीं, तुम हौसला रखो, मैं अभी जिंदा हूँ। मेजर ने थपका तसल्ली दी। मंजर बदला। किशन आपस में दाखिल हुआ। वो रूहानियत के दर्जे पर है, ये जाल बिछाना छोड़ दें, उसे पता चल जाएगा। किशन गुस्से से बोला, दिल तो हमारा करता है उससे पहले तुम्हें मार दें। वतन नारायण ने हाथ से किशन का मुंह दबोच लिया। आज हम मुकेश की भी खबर लेते हैं, उन्हें बुलाया है, आते होंगे। उसे पता चल जाएगा तो तुम दोनों उपाय करोगे, ना किया तो हमें बेटी से बढ़कर अजीज कोई नहीं। मुकेश पहुंच गए। खैरियत है? हम परेशान हो गए थे। वो गालों पर दोनों से प्यार लेकर बैठ गए। वतन नारायण ने मुख्तसरन बताया। वो बोले, इसका उपाय क्या है? ब्लैक लेदर गुड, बट कमांडर नारायण, मैरी को फिर भी जेर करना आसान है, निज़ा को नामुमकिन। और आपके मैरी के साथ कुछ गलत हुआ तो निज़ा से आपको मुखिया जी भी नहीं बचा सकेंगे। वो मैरी पर जान देता है, उसने मैरी का मुकद्दर लिख दिया है। उसकी विल पावर बहुत वसी है, उससे टक्कर बहुत महंगी पड़ेगी। आप बाज आ जाएं। वतन नारायण ताप के और मुकेश जी को भी थप्पड़ मार दिया। आपको सरपंच इसलिए नहीं बनाया कि आप हमें खरे रतन से डराना शुरू कर दें। डरा नहीं रहा, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, और हमें मारा मत करें, हम बहुत नाजुक हैं। मुकेश जी खफकी से बोले, ओके अगेन, नहीं मारेंगे, मगर आपको और किशन को हमारा संग देना होगा। नो, मैं बरी जिम्मा हूँ। किशन तेजी से बाहर निकल गया। वतन नारायण आवाज़ें देते रह गए, हम भी मैरी के कत्ल के हक में नहीं। मुकेश जी उठे तो वतन नारायण ने सोफे पर धकेल दिया और सीने पर पैर रख लिया। वो हमारी बेटी की पसंद है, उसका जवान खूबसूरत जिस्म हमारी बेटी की हयात है। वो इसे ना मिला तो मैरी के हिस्से में आएगा और ये हम किसी सूरत होने नहीं देंगे। जब किशन उसे जलियान के पास से लेकर आया तो नायाब ने उसे नहलाया और मसाज करते थे कि हम पहुंचे तो वो बेलिबास था। उसके बदन पर यौवन की वो बहारें हमने देखी हैं जो करार ही करार है। देखो तो छूने को दिल करे, छुओ तो चखने को दिल करे, चखो तो पी जाने को दिल करे। और मुकेश, ये किशन का दिल गुर्दा है कि वो हमें दे दिया। खुदा की कसम, वो हमारी बेटी के हिस्से में ना आया तो हम उसे मैरी का भी नहीं होने देंगे। हम उस करार को काट के खा लेंगे, लेकिन उसके कमार हमारी बेटी के बिस्तर पर ही उसके हमरा उतरेंगे। मुकेश जी बुरी तरह परेशान हो गए। आपको सौगंध नहीं खानी चाहिए थी, वो तासुब से बोले। मुकेश, तुम नहीं जानते वो हमारे मन को कितना भा गया है। हम उठते बैठते उसे रब से मांगते हैं। 2.5 वर्षों से वो हमारे सामने है, लेकिन पहुंच से बहुत दूर। उसे ज्वाला को हर कीमत पर अपनाना होगा। वो भले ही यूनाइटेड नेशन से मंजूरी करवा लाया है, लेकिन हम जानते हैं वो सिर्फ मैरी की खातर ये सब कर रहा है। मैरी ना रही तो उसके पास चारा कोई नहीं होगा। पहले तो वो जलियान को मदद के लिए ले आया था, लेकिन अब हम पूरा इंतज़ाम करेंगे। कमार उतरते कौन सी देर लगती है, पहले गलती हो गई, अब हम उसे बेहोश कर देंगे। होश करें नारायण भाई, वो आम आदमी नहीं है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। वो सख्त नोटिस लेगी, आप बच पाएंगे। मुकेश जी ने बाजू में संभाल लेते हैं, हमें परवाह नहीं।
बस आप इतना करें, अपना मुंह बंद रखें, हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत नहीं है। वतन नारायण हट पर जम गए और किसी सूरत ना माने तो मुकेश जी ने वादा किया कि वो खामोशी इख्तियार करेंगे। वो चले गए तो वतन नारायण ने दराज से निज़ा की फ़ोटो निकाली। वो इतना खूबसूरत था कि निगाहें उस पर जम जाती थी। निज़ा एक तवील इंतज़ार के बाद तो डैड के वचन को पूरा करने का सबब बना है। तू ऐसे कैसे तुझे उस बागी लड़की की आगोश में डाल दें? हमें कसम है खुदा की ज़ात की, तुम्हारे कमार ज्वाला ही पिएगी, वरना तुम हमारे पेट का भोजन बनोगे। वतन नारायण ने दोबारा कसम खाई और तस्वीर वापस दराज में रख दी। वतन नारायण ने डेवी लोगों को लेदर की ब्रीफिंग दे दी। आनन फानन उन्होंने लेदर ख़रीद कर लिबास, जूते और नकाब ले लिए। असले पर भी लेदर चढ़ा दिया गया तो मैरी बिस्तर से उठ गई। उसकी तबीयत बेहतर थी। उसने निगाह को वसअत दी मगर सब ठीक पाया तो वो जाकर हेडक्वार्टर में पौधों को पानी देने लगी। मैरी कहीं अकेली बैठी मिसवाक कर रही थी। मंजर बदला, सूरज गरूब हो रहा था। वो देख रही थी तो उसके रखसारों पर कतरे आ पड़े जैसे कोई रोता हो और कतरे मैरी के रखसारों पर पड़ते हों। उसने निज़ा का व्यू लिया तो वो और नायाब रोड पर वॉक कर रहे थे। निज़ा के लबों पर हंसी थी। वो नायाब की किसी बात पर हंस रहा था। मेरे राज, मैं मजबूर हूँ, मैं तुझे अकेले दुनिया में नहीं ला सकती। डैड मेरा किसी आम मर्द से भी निकाह कर देते तो मैं तुम्हें पैदा करने की सलाहियत रखती हूँ, लेकिन मैं खुद से तो ये सब नहीं कर सकती। इख्तियार मेरे वली के पास है। वो धीमे धीमे बोल रही थी कि कॉल आने लगी। उसने पिक की तो निज़ा था। मैं रोज़ सूरज गरूब हो गया, जाओ वज़ू बनाओ, नमाज से लेट हो जाओगी, बाय। कॉल बंद हो गई। मैरी हंस पड़ी। ना मुझे कुछ सोचने देता है, ना मुझे कुछ करने देता है। निज़ा मेरे असाब पे सवार हो गया है। तू पता नहीं आगे चल के मेरे साथ क्या करने वाला है, ये अल्लाह ही जानता है। वो आ भर कर बोली और नीचे उतर आई। इशा पढ़कर मैरी रोड पर आई तो निज़ा ने उसे पिक कर लिया। दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। निज़ा मैं खुद कलामी करने लगी हूँ, पहले नहीं करती थी, मैरी ने बताया। मैं भी आप ही आप में बोलने लगा हूँ, निज़ा ने भी जवाब दिया। मैरी हंस पड़ी। डैड के हत्थे नहीं चढ़े इन दिनों। निज़ा भी हंस पड़ा। नहीं अब नहीं चढ़ूँगा, उन्हें फ़ौरन से वार्निंग मिल गई है। अच्छा हुआ उज्जवल ठीक है। वो दोनों खाना खाने लगे। निज़ा ने बिल अदा करके बकिया सारी रकम मैरी को दे दी। मैरी ने रख ली। रोज़ मैंने तुमसे एक बात करनी थी तो करो ना, पूछ क्यों रहे हो? मैरी ने हौसला अफजाई की। मुझे नारायण अंकल ने बहुत दफ़ा मारा है। उनके शूज़ के सोल सख्त होते हैं। उज्जवल खफा होता है। बदन पर निशान पड़ गए हैं। रिमल ने काफ़ी वर्क किया है बट सर्जरी का काम नहीं है, स्किन प्रॉब्लम है। तो रिमल कहते हैं लंदन में एक सेंटर है, वहाँ ले जाता हूँ। रो रो के लैशेस भी तबाह हो गई हैं तो ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता हूँ। कितना वक्त लग जाएगा? मैरी एकदम बुझ गई थी। तो निज़ा कुर्सी घसीट कर करीब हो गया और उसका उल्टा हाथ पकड़कर दोनों हाथों में ले लिया। 1 मंथ तक लग जाएगा। मैरी ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैरी रोक ना सकी और आंसू लुढ़क गए। तो ज़रूरी है क्या जाना? तुमने बदन की नुमाइश तो नहीं लगानी? मैरी हाथ छुड़ाकर खफकी से बोली। बोन भी खफा होता है, पास लेटता ही नहीं। मेरे चाचे भी जोर देते हैं कि ट्रीटमेंट ना की गई तो निशान पक्के हो जाएंगे, मरो। मैरी गुस्से से कहकर उठी और तैयारा ले उड़ी। निज़ा पैदल बनारस तक ख्वार हुआ और तैयारे में बैठकर बमुश्किल हैदराबाद आया। मित्रों, मैरी को हैदराबाद हेडक्वार्टर से एक दरख्वास्त मिली। खोली तो निज़ा की दरख्वास्त थी। वो निज़ा की इस हरकत पर देर तक हंसती रही। ओके फिदवी को इजाज़त है जाने की, उसने कॉल करके कहा तो निज़ा शुक्रगुजार हुआ। निज़ा और रिमल लंदन स्किन केयर सेंटर में थे। किशन सख्त इज़्तिराब में कैलेंडर पर लकीर लगाता था। और मित्रों, किशन ने अब सिगरेट पीना शुरू कर दी। मुकेश जी पोल किनारे बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनके अंग अंग में बेचैनी थी। वतन नारायण गेट के पास दिए के सामने खड़े सिगरेट पी रहे थे और लाशौरी तौर पर दिए की लो से खेल रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कितने सिगरेट पीकर उनके कदमों में ढेर हो गए। मित्रों, ये जवानियाँ हमें ऐसे ही तो नहीं मिल गई, बड़ी कुर्बानियों से हाथ आई हैं। मैरी को ऑस्ट्रिया से कॉल होगी जो डेवी ने कैच कर ली। विशाल इन्फॉर्म करो सबको, निज़ा लंदन जा चुका है, सब पोजीशन संभाल लो, इसे डेजर्ट सहारा में हर हाल में उतारना होगा। विशाल बाहर दौड़ा तो डेवी अंदर रूम में आई तो नरम गुदाज बिस्तर पर ज्वाला बेतरतीब पड़ी थी। स्वीट हार्ट, मैरी आ रही है ऑस्ट्रिया, रात 12 के बाद इंडिया से निकलेगी, हम डेजर्ट में घेर कर मार डालेंगे। वो जवान बेटी का माथा चूम कर बोली। मॉम, अगर वो बच गई तो मुझे कसम है तेरी जवानी की, वो इस बार नहीं बचेगी। ज्वाला को कुछ तसल्ली हुई। मोम तो निज़ा ना माना तब क्या होगा? तुम फिक्र ना करो, वो कभी मानेगा भी नहीं। हमने पूरा प्लान कर लिया है, ज़बरदस्ती करेंगे। निकाह पालन डैड कर गए हैं, दखोल हम करवा देंगे। आपको एक दफ़ा बच्चा हो गया ना तो वो फिर आपके पैर धो के पिएगा। हमें क्यों बच्चा हो, उसे बच्चा हो। वो सख्त नाराज़ हुई तो डेवी हंस पड़ी। मेरी जान, उसके ओवरी नहीं है ना तो बच्चा तो आप ही को होगा। आप पेट में ना रखना, हम सेल में पा लेंगे।
माँ नाजुक मिजाज अथरी बेटी की दिलजोई करती थी। मोम उसकी मिठास अभी तक लबों में घुली हुई है तो डेवी देर तक जवान बेटी का जिस्म सहलाती और चूमती रही। नारायण खानदान की गिनी चुनी ख्वातीन इतनी मुंह फट और अथरी थी कि मर्दों पर भी हावी थी और ज्वाला को तो वतन नारायण ने बुरी तरह बिगाड़ा हुआ था। एक तो वो हम थी गरूर नाक पर धरा रहता, उसके मुंह में नवाले डाले जाते, भाई बाप नहलाते, मसाज करते, सीने पर सुलाते और हर वक्त उसे बहलाते रहते। वो नारायण ख़ानदान के हाथ का छाला थी और पढ़ी लिखी बड़ी साइंसदान थी। उसके काम की बड़ी मांग थी। सारी सिक्योरिटी उसके गुस्से और नाराज़गी से डरती थी। वो बला की अथरी थी और बात बेबात लावे की तरह फट पड़ती थी। वो 14 साल की हुई तो वतन नारायण ने उसका स्वयंवर करवाया। मुल्क भर से जवान लड़कों को आम दावत दी गई थी। वतन नारायण ने बेटी के स्वयंवर पर बड़ा खाना दिया। स्वयंवर में जलियान ने अपने दोनों बेटों को भेजना चाहा तो प्रिंस ने मना किया कि हम उस मुंह फट को अफोर्ड नहीं कर सकते। लाखों की नफरी में मगरूर ज्वाला को कोई पसंद न आया। स्वयंवर नाकाम हो गया था। कुछ अरसा बाद किशन ने निज़ा को एयरफोर्स के हवाले कर दिया तो अब 2.5 सालों से ये तमाशा लगा हुआ था। निज़ा पिट पिट के आजज़ा गया था। अखबारात डेली एक नई कहानी बयान कर रहे होते थे। मैरी का जंगी हेलीकॉप्टर बैर हिंद पर परवाज कर रहा था। मैरी ऑल टाइम नकाब में रहती थी कि उसे रेडार पर जगह जगह चेक किया जाता था। मैरी बैर हिंद में एक जजीरे पर उतर गई और खाना खाया। उसके पास लॉन्ग रेंज वायरलेस सेट था। उस पर वो बार बार फ्रीक्वेंसी सेट करती मगर फिर डराव कर देती। वो निज़ा की फ्रीक्वेंसी थी। मनूस तो खुद ही कॉल कर दिया करना। मैरी ने गुस्से से वायरलेस फेंका और जजीरे पर घूमने लगी। रात का पैर था कि किशन रोड पर एक थड़े पर बैठा था और सिगरेट फूंक रहा था। इतनी सिगरेट सेहत को डाउन कर देगी। अचानक मुकेश जी की आवाज़ आई तो किशन ने चौंक कर देखा। मुकेश जी बेड पर दराज थे। वो एक तवील कष्ट है, आपको निज़ा को रोकना होगा, मुकेश जी ने किशन से कहा। वो मेरे कहे सुने में नहीं। आप कमांडर को तो समझा सकते हैं, मुकेश जी फिर बोले। वो मेरी नहीं सुनते। मित्रों, किशन वहाँ से मुकेश जी की गाड़ी में बैठा और जाकर वतन नारायण लेटे थे कि उनसे बिलावजह उलझने लग गया। मुकेश की गाड़ी में आए हो तो क्या उनके घर थे? वो उसके लड़ने को नज़रअंदाज करके बोले। मैरी का पीछा छोड़ दें, किशन भड़क कर बोला। तो फिर तुम ज्वाला से निकाह कर लो, वो आगे से बोले। ज्वाला के लिए मर्दों की कमी तो नहीं है, आप हाथ पर सरसों जमाने को तुले हैं। मैरी के 2 माह कम है, 18 साल की हो जाएगी तो फिर कोर्ट कुछ फैसला करेगी, तब तक आप सब्र करें, अल्लाह का वास्ता है, किशन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वतन नारायण ने पकड़ कर साथ सुला लिया और थपकने लगे। मैं नहीं सोने वाला, वो तब कर बोला। मुझे आवाज़ ना आए, वतन नारायण ने कहा तो किशन चुपचाप साथ लग गया। किशन सहरी के वक्त उठा और डेवी के किचन से कुछ खाकर रोज़ा रख लिया। फजर की नमाज का सलाम फेरा गया। मुकेश जी की गाड़ी उनके घर पहुंचा दीजिएगा, मैं पहाड़ों पर जा रहा हूं। किशन ने हाथ बढ़ाकर अपने रूम से अपने चप्पल उठाए और मुकेश जी के चप्पल वतन नारायण के हाथों में दे दिए और कदम बढ़ाकर को हिमालय पर चला गया। वतन नारायण ने एक तवील सांस ली कि किशन अब वहाँ से माह बाद ही पलटेगा। 97 साला मेजर जितन 36 साला जवान भतीजे मुकेश की सुख सेवा में लगे थे। वो अपने लाडले भतीजे को घुमाने फिराने स्विट्ज़रलैंड लेकर जा रहे थे कि वतन नारायण की कॉल आई। वो बम्बई एयरपोर्ट पर थे। डैड, आप स्विट्ज़रलैंड क्यों जा रहे हैं? मुकेश डिस्टर्ब रहता है, स्मोकिंग करने लगा है, वहाँ जी बहल जाएगा इसका, तो हम इंडिया में अकेले रह जाएंगे। वतन नारायण उदास हो गए। जलियान है ना, मैंने उसे कह दिया है, वो आपके चक्कर लगाता रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। ठंड हो रही है, फरवरी की बहुत, तो शहद दूध ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। मुकेश का जी अच्छा हो गया तो आ जाऊँगा, गुड बाय। वतन नारायण हाथ में फ़ोन पकड़े बैठे रह गए। मंजर बदला, वतन नारायण रोड पर वॉक कर रहे थे। मंजर बदला, वो छत पर वॉक कर रहे थे। मंजर बदला, वो कच्ची रोड पर वॉक कर रहे थे कि जलियान आपस में आए। दोनों कितनी देर गले से लगे रहे। हमें ऐसे लगा हम अकेले रह गए। वतन नारायण करीब सोफे पर बैठ गए तो जलियान थोड़े से परे खिसके। वो परेशान से हो रहे थे। जलियान, आप कुछ दिन हमारे साथ रह जाएं। वतन नारायण ने उनका हाथ पकड़ लिया तो उनकी सांसें तेज़ हो गईं। आप प्लीज़ हमारा हाथ छोड़ दें, हमारा मन घबरा रहा है। जलियान बुरी तरह परेशान हो गए थे। वतन नारायण ने हाथ छोड़ दिया। हम चलेंगे। जलियान उठ खड़े हुए। अभी तो आए हैं, चाय पिलवाते हैं आपको, वतन नारायण ने रोकते हुए कहा। फिर आएंगे कल, जलियान कहकर वहाँ से जैसे भागे और जाकर दिल्ली दम लिया। आपा नंदा जी के सीने से लगे, सांस दुरुस्त करते। क्या हुआ? मखमल ने डस लिया क्या? वो बदन सूंघ कर बोली और कलावे में लेकर जिस्म मलने लगी। तो जलियान ने बताया, डैड जितन सोपनी कर गए हैं, बट मुझे तो डर लगता है उनके पास जाते हुए। वो साथ लग कर बैठे तो मेरे बाएं हिस्से को फालज होने लगा था। वो बर्फ़ थे, मैं समझा मरे हुए हैं, पर वो जिंदा थे। अच्छा ऐसा है ना डैड, मुझे भी कह गए हैं तो दोनों मिलकर असर की चाय पर जाया करेंगे, तुम मुझे पिक कर लिया करना। तय हो गया। असर की चाय तीनों मिलकर पी रहे थे।
मंजर बदला। जल्यान फ्रूट ले गया और ख़ुद काट कर वतन नारायण को खिला रहे थे। नंदा जी लोशन से उनके दोनों हाथों को मल रही थी। मित्रों, दोनों किसी फ़र्ज की गई इबादत की तरह असर के वक्त हाजिर होते और उनका जी बहलाते, सुख सेवा करते ताकि उनका जी अच्छा रहे और उन्हें तन्हाई का एहसास ना हो। मैरी जंगल में एक खुली जगह पर हेलीकॉप्टर के अंदर नीम दराज थी। उसकी आंखें बंद थीं, माथे पर चश्मा था और चेहरे पर नकाब था कि उसकी आंखें खुल गई। वो तेज़ी से उठ बैठी और मशीन गन उठा ली। उसकी हिस्सें बहुत तेज़ थीं। उसने इधर उधर देखा मगर बिल्कुल सन्नाटा था। वो चारों सिमतों का व्यू लेने लगी मगर दूर दूर तक कोई जानदार नहीं था। टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। ये ऑस्ट्रिया के ख़तरनाक जंगलात थे। वो यहाँ मिशन पर आई थी। यूरेनियम एक कीमती धात होती है और ऑस्ट्रिया में इसकी कसरत है। मैरी का सब्जेक्ट ही बायो था। उसने अर्थ पर बहुत वर्क किया था और वो बआसानी ज़मीनी धातों का पता लगा लेती थी। वो निशानदेही करके, वर्क शुरू करके, मुतल्लिका तंजीम के हवाले काम करके पलट आती। बहुत दफ़ा वो कई जगहों की निशानदेही करती और काम शुरू करवाती तो ज़्यादा वक्त लग जाता था। ऑस्ट्रिया, कीनिया, स्पेन, मलाइशिया, चिली, फ़िलिपाइन वगैरह में यूरेनियम बहुत पाया जाता है। मैरी ने लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला और वर्ल्ड टावर से रब्ता किया तो डेवी लोग बुरी तरह चौंक गए। मैरी आस पास है और मैरी के तसव्वुर में भी नहीं था कि उसके लिए यूं जाल बिछाया गया है। मित्रों, वर्ल्ड टावर से रब्ता हुआ तो मैरी ने निज़ा की फ्रीक्वेंसी बताकर लंदन स्किन केयर सेंटर से रब्ता कराने को कहा। कुछ देर में रब्ता हो गया तो निज़ा से कॉल मिल गई। निज़ा और रिमल नाश्ता कर चुके थे, चाय पी रहे थे। मैरी की आवाज़ ही ना निकल रही थी। मॉम, निज़ा के रस भरे होंठ याद आ गए होंगे इसलिए बोल नहीं पा रही, ज्वाला ने तप कर कहा। डेवी ने लबों पर उंगली रखकर बेटी को खामोश रहने का इशारा किया। मैरी ठीक हो, तुम बोल क्यों नहीं रही? निज़ा तेज़ी से बोला। मैरी ने नकाब उतार दिया। उसके आंसू उबलने लगे थे। मैरी, बोलती क्यों नहीं हो? निज़ा चीखने लगा तो रिमल ने कमर से पकड़ लिया और मलने लगे। निज़ा बुरी तरह बदहवास हो गया था कि मैरी की तरफ खामोशी थी। कहीं ये किसी और ने तो कॉल नहीं की। निज़ा घबरा कर रिमल से बोला, रोज़मेरी, आप मेरी बात सुन रही हैं? प्लीज़ बात करें, आप खैरियत से हैं? रिमल उसे बात करने लगे तो रिमल के लहजे की अपनायत महसूस करके मैरी बुरी तरह रो पड़ी। निज़ा, तुम बात करो, वो रो रही हैं। रिमल ने निज़ा को हौसला दिया तो निज़ा चीख चीख कर उसे बुलाने लगा। मैरी ने बेबसी से सर सीट से दे मारा। निज़ा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। उसके लबों से फिसल पड़ा। मैरी, तुम हौसला करो, मैं पहुँच रहा हूँ फ़ौरन, तुम हिम्मत करो। निज़ा को फिर होश नहीं रहा। वो सब कुछ छोड़ता जीप में बैठा और जीप उड़ाता इंडियन एम्बेसी में जा पहुंचा और वहां से लड़ाका हेलीकॉप्टर में बैठा और ऑस्ट्रिया की तरफ परवाज़ करने लगा। उसके जज्बे जवान थे, उसके हौसले तामा को छूते थे और सबसे बढ़कर वो मैरी से बहुत मोहब्बत करता था तो फासले उसके आगे कुछ ना थे। ज्वाला ने बुरी तरह तोड़ फोड़ शुरू कर दी। वो संभालना मुश्किल हो गई। जय लालिका का जेठ था और बड़ा अथरा था। ज्वाला को बालों से जकड़ लिया। ज़बान बंद करो अपनी, अब आवाज़ आई तो मैं टावर से नीचे फेंक दूंगा। जब हम उसी काम के लिए यहाँ आए हैं तो इस तोड़ फोड़ का मकसद तुमने चंद मिनटों में लाखों का नुकसान कर दिया है। जय इतने ज़ोर से बोला कि ज्वाला सहम गई। जब कह दिया है कि निज़ा तुम्हारा है तो वो सिर्फ तुम्हारा ही है। रोज़मेरी इस बार ज़िंदा नहीं बचेगी, इसलिए तुम हौसले में रहो और हमें घबराओ मत। जय आपके नरमी से बोला और जेब से इम्पोर्टेड चॉकलेट निकाल कर उसे दिए। वो ले लेती है। जय पा, आपने हमारे बाल नोचे हैं, वो नाराज़गी से बोली तो मित्रों जय ने पैरों पर सर रखकर माफ़ी मांगी कि वो इतनी खुदसर थी। चले माफ़ किया। वो राज़ी हो गई तो जय ने मुंह चूम कर कहा, रोया मत करो, निज़ा को खूबसूरत लैशेज़ पसंद हैं। वो अपनी लैशेज़ ही तो ठीक करवाने लंदन गया था कि इस बागी लड़की ने बुला लिया। हम इसे मार देंगे, फिर तुम इसे खूब खूब खा के डालना ताकि वो अमल उठाए उठाए फिरे। मित्रों, कटे हुए बालों वाली एजुकेटेड खूबसूरत ज्वाला की हंसी के जल तरंग से टावर गूंजने लगा। माशाल्लाह, इसी तरह हंसती रहो, निज़ा से खूब सुख उठाओ। जय ने नज़र उतार कर दुआ दी। डेवी भी बेटी के गुस्से से बहुत डरती थी। दोनों आगे बढ़ गए। भाभी जी, वैसे ये डिसेबल तो निज़ा का बुरा असर करेगी। जय ने डेवी से सरगोशी की तो डेवी ने हंसी दबा ली। गिद्ध है पूरी, निज़ा को नोच खाएगी। डेवी ने भी बदले में दिल का फपोला निकाला तो जय हंसता हुआ तेज़ी से टावर से नीचे उतरने लगा। क्या हुआ ज्वाला, क्यों तोड़ फोड़ कर रही थी? हम तो डर की वजह से ऊपर ही नहीं आए, अतलस ने पूछा। मैरी ने निज़ा को बुलाया है, वो आ रहा है, जय ने बताया। मैरी की लोकेशन सबको पता थी। तो भाभी जी, आप डिले क्यों कर रही हैं? अटैक करते हैं, विशाल बोला। निज़ा के आने का सुनकर घबरा रही हूँ। वो मैरी के इश्क में बिल्कुल अंधा हो गया है। जवान बेटी साथ है। भाभी जी, गैरत है हमारी। ज्वाला, निज़ा मैली न आँख से देखे तो सही, उसके टुकड़े टुकड़े करके हम कच्चा ना निकल जाएं उसे। जय चीख कर बोला, अच्छा ठीक है, नफरी बहुत है, तुम सबको कॉल करो, मैं ब्रीफिंग देती हूँ।
मित्रों, निज़ा मंजिलों पर मंजिलें मारता बरआज़म यूरोप में दाखिल हो गया। उसने एक जगह से पेट्रोल रखवा ली और टंकी में भी डलवा ली और वहाँ से नायाब से कॉल मिलाई। कहाँ हो तुम? ये कौन सी लोकेशन है? वो हैरानी से बोले। यूरोप में हूँ, मुझे असला चाहिए, करीब तरीन एम्बेसी से रब्ता करें, मैं परवाज़ करने लगा हूँ। वर्ल्ड टावर से मुझसे ट्रांसमीटर पर रब्ता करें। वो आवाज़ें देते रह गए। निज़ा परवाज़ कर गया और जल्द ही करीब तरीन एम्बेसी ने निज़ा से रब्ता किया तो निज़ा उतर गया और असला लोड करने लगा। उसने एक कप चाय का पिया। एम्बेसी का अमला उसके गिर्द जमा हसरत से हाथ मलता था कि निज़ा पर जवानी का इतना निखार आया था कि उसके वजूद पर से निगाह ना हटती थी। वो बेहद खूबसूरत, उजला और शफाफ था, दराज कद और बड़े खूबसूरत सडोल जिस्म का मालिक था। निज़ा परवाज़ कर गया। एम्बेसी के इंचार्ज ने सर्द आह भरी और बोला, निज़ा किशन के हज़ार रोज़ मैरी से स्कैंडल बन जाएं, लेकिन इसका अंग अंग गवाही देता है कि ये लंगोटे का सुच्चा है। सब ने कहा कि इसे देखकर हम यही सोच रहे थे कि इसके बदन के कमाल महकते हैं। मैरी परवाज़ कर गई। निज़ा के हेलीकॉप्टर की एक स्क्रीन पर सुर्ख निशान था। वो मूव करने लगा तो निज़ा समझ गया मैरी इस जगह से परवाज़ कर गई है। तैयारा फिर रुक गया। मैरी काम में लग गई और मित्रों, डेवी ने घेरा तंग करा के बम्बारमेंट करवा के सबसे पहले हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। निज़ा की चीखों से उसका हेलीकॉप्टर भी डोलने लग गया कि निज़ा को मशीन ने बता दिया मैरी का तैयारा तबाह हो गया है। निज़ा बिल्कुल जैसे पागल हो गया। वो अंधाधुंध मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। मैरी के पास सिर्फ मशीन गन थी और एक पिस्टल। ये कौन लोग हो सकते हैं? उसके मुंह से निकला। वो बेकरारी से दिफा का सोचने लगी। उसने चारों तरफ से व्यू लिया मगर कोई ना था। निज़ा तेज़ी से असला अपने लिबास में मुंतकिल करने लगा और उसने मेडिकल बॉक्स भी अपने पीछे पीठ पर बांध लिया। वो लंदन से उड़ा तो अलिफ लाम मीम से शुरू किया। तैयारे में ही नमाज़ें पढ़ता। वो बहरुल काहिल अबूर करता। वन्नास तक कुरान पाक पढ़ चुका था और अब दोबारा अलिफ लाम मीम से शुरू कर दिया था। मैरी का घेरा तंग से तंग होता गया तो मैरी घबरा कर एक तरफ दौड़ पड़ी तो मित्रों, चारों तरफ से इसे घेर लिया गया और उस पर जहरीले तीरों की बारिश शुरू हो गई। मोम लड़खड़ा कर गिरती मैरी के मुंह से निकला। डेवी करीब आई और बेदर्दी से उसे लातों से पीटने लगी। मैरी की आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। उसने निज़ा से कॉल मिला दी। मैरी की कॉल मिली तो निज़ा का कलेजा मुंह को आ गया। वो उसे आवाज़ें देने लगा। ज्वाला भी आ गई और उसे बालों से घसीट कर उसका नकाब भी नोच डाला। स्टॉप ज्वाला, खबरदार। जो मैरी की बेरुमती की किशन की गरजदार आवाज़ आई और ज्वाला के तपते होंठ इससे पहले कि मैरी को छूते किशन ने मुंह दबोच कर दूर फेंका। भाभी जी संभालें बेटी को, वो बोला और मैरी की कलाई पकड़ी तो नब्ज़ें डूब रही थीं। किशन की आंखों से आंसू लुढ़कने लगे कि निज़ा आ लगा और फायरिंग करता नीचे उतर आया। डेवी ने दौड़कर बेटी को संभाला कि निज़ा ने ज्वाला को बालों से जकड़कर इस तरह उठा लिया जैसे वो मोम की बनी हो और सर से घुमाकर दरख्तों के झुंड में दे मारा। कई गोलियां उसके बदन को छू गई। निज़ा कलाबाजियां खाता गया और लात घुमाकर डेवी की पसलियों में दे मारी। डेवी की चीखें निकल गईं। वो दूर तक लुढ़क गई थी कि किशन कदम बढ़ाकर उसे बाहों में संभाल लेता है। निज़ा की मशीन गन आग उगलने लगती है तो डेवी के पेट और टांगों को छलनी कर जाती है। किशन पैर मारता है तो निज़ा के पैरों से ज़मीन अड़ती है मगर निज़ा बला का फुर्तीला था। उसकी गोलियां किशन को लग जाती हैं। बापूजी राह से हट जाएं, आज मैं मोम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किशन हाथ की उंगली के नाखनों से ब्लेड निकालकर अपनी गोलियां निकालता उसकी तरफ बढ़ता है। निज़ा की इतनी दहशत थी कि वहाँ चीखो पुकार और अफरा तफरी मच गई। डेवी भी शदीद ज़ख्मी हो गई थी मगर आवाज़ में थी। ज्वाला को घेरे में ले लिया गया। निज़ा मैरी की तरफ बढ़ा तो किशन तेज़ी से डेवी की गोलियां निकालने लगा। देवर कमांडर हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम ना रहे तो वो अकेले हो जाएंगे। किशन ने मुंह चूम लिया। रिलैक्स भाभी जी। किशन उसकी तेज़ रफ्तारी से गोलियां निकाल रहा था कि निज़ा ने चीखते हुए दोनों पर बेतहाशा फायरिंग कर दी। डेवी को सीने में भी गोलियां लग गईं। किशन ने एक ही जस्त में उसे जाली और बालों से जकड़ पर ज़मीन पर दे मारा और लातों से पीटने लगा। रक्षकों में नारायण खानदान का मगर मित्रों, निज़ा बाप से ज़्यादा फुर्तीला था। मचल कर किशन के चुंगल से निकल गया और बाप पर गन तान ली। किशन ने उसे देखा। वो हद से गुजर जाने की हद तक खतरनाक हो गया था। किशन ने डेवी को देखा और पास जाकर गोलियां इस तरह चुन ली जैसे चावलों से पत्थर चुनते हैं। निज़ा ने मैरी का हाथ पकड़ा, उसे आवाज़ें दी। उसकी नब्ज़ें बहुत मध्यम हो गई थी। बापूजी, मुझे मैरी जिंदा चाहिए, वो बोला। किशन अपनी गोलियां निकालता मैरी के पास आया। उसकी आंखें खोल कर देखी। जहर बदन में फैल गया है, ये नहीं बचेगी। किशन ने जवान बेटे को बाहों में लिया तो निज़ा तड़प कर अलग हुआ और मैरी के दाएं बाएं हाथ रखकर उस पर झुक गया। उसके आंसू मैरी पर गिरने लगे। उसने हाथ से मैरी के बालों को जकड़कर सर को ऊपर उठाया। मैरी, रोज़ मैरी, होश में आओ वरना खुदा की कसम मैं सारे का सारा तुम पर बरस जाऊंगा। वो रूहानियत के दर्जे पर थी। जहन ने पैगाम वसूल कर लिया तो उसकी आंखें खुल गईं। निज़ा ने दस्ताना उसके हाथ से उतार कर खुद पहना और मुट्ठी बनाकर उसके मुंह पर रखी और उसे मसनूई सांस देने लगा तो वो होश में आ गई। निज़ा, पीछे हो जाओ, मैरी के मुंह से बेकरारी से निकला। पीछे हूँ, तुम्हें नहीं छू रहा।
रोज़ मरना नहीं, मैं क्या करूँगा तुम्हारे बगैर। उसकी आंखों से जैसे सैलाब उबल पड़े। मैरी का मुंह धुल गया। निज़ा मुझ पर मत चढ़ो, वो कराही, मैं तुमसे नहीं टच हो रहा, तुम हौसला रखो। निज़ा ने हाथ पकड़ कर उठाया मगर वो गिर गई। जाहिर है जहर सारे जिस्म में फैल गया था। मैरी ने आंखें खोली, करब से उसे देखा, हाथ उठाया और उंगली के पोरों से उसके गाल को छुआ, फिर पलकों को छुआ। लैशें झड़ गई। तुम्हारी, उसके मुंह से निकला तो निज़ा की वो हालत हुई जैसे अभी रेजा रेजा हो जाएगा। रोज़ नहीं मरना, खुदा का वास्ता है, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। तड़प तड़प कर मैरी की निगाह हटने लगी। निज़ा चीखें मारता किशन के साथ आ लगा। बापूजी, मैरी मेरा रहमान, कुरान मेरा दीन धर्म सब कुछ है। ये मर गई तो मैं हत्या कर लूँगा। और किशन समझ गया कि निज़ा को मैरी के बाद ज़िंदा रखना मुश्किल होगा। उसने डेवी को छोड़ा और मैरी को उठाकर साथ लगाया और निज़ा को भी साथ लगाया और कदम बढ़ाकर बहरुल काहिल के साहिल पर था। निज़ा, सांस रोक लो, किशन ने कहा और मैरी के नाक मुंह पर हाथ रखकर समंदर में कूद गया। सांस बंद होते ही मैरी में हरकत आ गई। उसका एक हाथ निज़ा के हाथ में था। किशन तह में उतर गया और फिर उसने एक साइड पर पैर मारा तो वहाँ से जगह हट गई। किशन ने निज़ा को देखा और उसके मुंह से मुंह लगाया तो निज़ा ने बाप के मुंह में सांस बहाल कर लिया। आगे गहरी खाई थी। किशन तेज़ी से उतर गया। किशन ने आई कोड में निज़ा को समझाया कि मैरी को सांस दो। निज़ा ने हाथ रखकर कुछ देर उसे मसनूई सांस पहुंचाई कि वो मर भी सकती थी इतनी देर सांस बंद रहने से। मित्रों, खो में बड़े बड़े सीप थे, उनमें मवाद कच्चा था। किशन ने निज़ा को जमा करने को कहा। निज़ा ने जैकेट उतार कर उसके अंदर जमा कर ली और किशन तेज़ी से सफ़र करता साहिल पर था। रास्ते में वो सीप से लेसदार मवाद निकाल कर मैरी के नथनों में डालता जाता था। साहिल पर आकर वो सारे सीप से मवाद उसके मुंह के ज़रिए उसे अंदर निगलवा देता है। गर्दन मलता है तो मवाद अंदर उतर जाता है। किशन साथ निज़ा को तसल्ली भी दे रहा था कि बहुत दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं और बहुत दफ़ा हमें दूसरों की ज़िंदगी भी जीना पड़ता है। मैरी की विल पावर बहुत है, ये मरने में भी कई घंटे ले सकती है, तो वही घंटे इसकी ज़िंदगी बचाने के काम आ गए। उसने मैरी के जूते उतारे, जुराबें उतारी और अंगूठों के दरमियान कट लगाए तो बदन से जहर निकलने लग गया। किशन हाथों को हीट देकर पैरों के तलवे तेज़ी से मलने लगा तो वो होश में आ गई। किशन ने बदन से सारे तीर चुन लिए और अपना कोट उसे पहना दिया। मुखिया जी, वो नकात से बोली, जी करूं। किशन ने झुककर माथे का बोसा लिया। आज तो मर जाती तो साथ निज़ा भी मर जाता। निज़ा को खोकर मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल है, मत रोएं डैड। नस्ल साझी के जुनून में हमारी पलकों तक की बलि ले गए। मैरी ने किशन की ख़राब पलकों को हाथ के पोरों से छुआ। किशन ने हाथ चूमकर आंखों से लगाया। पुत्री, मुझे माफ़ कर दो। नारायण भाई ने अब अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद अपने हाथों से उन्हें मार दूंगा। जवाला और निज़ा का विवाह मुकद्दर में हुआ तो खुदा ज़रूर कोई सबील निकालेगा। निज़ा किशन की कमर से लगा हुआ था और बेकरारी से हाथों को हरकत देता था। तुम आंखें बंद कर लो कुछ देर के लिए। निज़ा कहाँ है? मैरी ने पूछा। तुम सो जाओ कुछ देर के लिए, मैं उसे देखता हूँ जाकर। मैरी ने आंखें बंद कर ली। वो हरकत नहीं कर सकती थी। किशन मुड़ा और निज़ा को सीने पर संभाला और उठाकर फासले पर ले गया और निज़ा को जिसे में समेट लेता है। बाप की बरस से करार पाकर 20 साला जवान निज़ा अपना आप बाप के हवाले कर देता है। किशन दोनों को एम्बेसी में ले आता है कि निज़ा का तजारा भी डेवी ने तबाह कर दिया था। किशन हॉस्पिटल में था कि निज़ा आया। बाप के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और माथा चूमकर किशन को गुलाब का फूल दिया। किशन उसी वक्त खा गया तो निज़ा की हंसी से कमरा गूंज उठा। बापूजी फूल सूंघते हैं, वो हंसते हुए बोला तो किशन भी हंस। पुत्र पहले बताता, मैं समझा खाने को दिया है। तो निज़ा हंसता हुआ बाप पर ही गिर गया। आप ठीक हुए तो फिर मैं आपके हमरा ज्वाला की ताज़ियत करने जाऊंगा। तो किशन हंसने लगा। वो मरी नहीं है, टांगें बाजू टूट गए हैं, प्लस्तर चढ़े हैं, उसे ज़रा जान आकाका डालेगी तुम्हें। आपने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, जालिमों के हथे बेच दिया बिन मोल के। नारायण अंकल मुझे बहुत मारते हैं। निज़ा उदास हो गया। किशन ने मौजू बदल दिया। निज़ा मैरी को फ़ोन कर रहा था। वो लेटी हुई थी। रोज़ कैसी हो, उठी हो क्या? ठीक हूँ पर उठ नहीं सकती, मेडिसिन ले रही हूँ। तुम आओ ना मिलने, मैं भी चल नहीं सकता, घर ही हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे अगर सहरी से कहते तो मुझे देख जाते। मैरी, बापूजी हॉस्पिटल एडमिट है, मैं भी उन्हीं के पास आकर लेटा रहता हूँ। कभी योगुल बापू घर ले जाते हैं, चला नहीं जाता। तुम अपना ख्याल रखना, मैं बेहतर हुआ तो मिलने आऊँगा। चलो ठीक है, मैरी ने कहा और कॉल बंद हो गई। मैरी उठ गई। कुछ लड़खड़ा जाती मगर बहरहाल बिस्तर से उठ गई। किशन भी घर आ गया। ज्वाला हॉस्पिटल में एडमिट थी जबकि डेवी भी इंतहाई निगहदाश्त में थी कि मैरी पूरे 18 साल की हो गई।